भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि युवा हल्ला बोल के सदस्य हैं। प्रशांत कमल से पहले एक प्रतिक्रिया लेंगे। प्रशांत जी, आप क्योंकि लगातार आपका की संस्था युवाओं से संवाद करती है, किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है युवाओं में, स्पेशली जॉब को लेकर जो उनकी अपेक्षाएं थी सरकार से, वो इस बजट में किस पूर्ण होती हुई दिख रही हैं या उन्हें अभी भी लग रहा है कि झुंझुना ही थमा दिया गया है? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो जो अभी एक बात आई थी कि जो सप्तऋषि की बात आई उसमें युवा शक्ति को मेंशन किया गया है। देखिए, ये जरूर एक अच्छी बात है, लेकिन ये जो अच्छी बात है, ये अच्छी बात हमेशा से होती आई है। जो भी सरकार आती है और जितनी भी बार बजट पेश किया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि हम युवाओं का देश हैं और युवा जो है ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन बेरोजगारी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो इतने भीषण हैं, इतने आप रोज आत्महत्याओं की खबर सुन ही रहे हैं। पहले सिर्फ किसान की आत्महत्याओं की खबर सुनते थे, अब तो युवाओं की आत्महत्या की खबर रोज आती है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अगर उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा तो यही जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस पूरे बजट में कोई ठोस प्रावधान बेरोजगारी को लेकर के नहीं किया गया, कोई ठोस सोच नहीं दिखी इसमें। हमने अभी कुछ ही दिन पहले पूरे बिहार में यात्रा करी थी बेरोजगारी को लेकर के, उसमें हमने कुछ ठोस समाधान दिया था, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट दिया था भारत रोजगार संहिता। उसमें दो हमने मांग कही थी, जिससे आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि उससे क्या होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। उसमें सबसे पहले हमने मांग करी थी कि जितने भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की भी जो सरकारी भर्तियां हैं जो पहले से सैंक्शन है, उसके लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। सभी रिक्त पदों पर तुरंत टाइम बाउंड और फेयर रिक्रूटमेंट हो, पहली चीज हमने ये कही थी। और दूसरी कही थी कि जो लोग न्यूनतम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, खास करके ऐसे क्षेत्र जहां से पूरे देश में श्रम शक्ति जाती है, वहां पे जो लोग न्यूनतम मजदूरी पे काम करने के लिए तैयार हैं, उनको भी हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है रिक्शा चलाने के लिए, ठेला चलाने के लिए, बोझा उठाने के लिए। तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि लोकलाइज्ड लेवल पर, जैसे अभी लेकिन प्रशांत जी, यहाँ पर एक प्रावधान तो सरकार ने जो एग्रीकल्चर एक स्कीम लेकर आई है, उसमें वो यही कह रहे हैं कि गांवों में छोटे जो गांव के लोग हैं जो वहां पर स्टार्टअप, एग्रीकल्चर से जुड़े स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार उनकी मदद करेगी, स्कीम लेकर आई है। तो क्या इसे उस दिशा में कदम नहीं मानते हैं आप? क्योंकि उससे भी तो रोजगार पैदा होंगे। एक्टिव में पब्लिक ने तो लगाया नहीं है। मैं और आपको पिछली बार जब बजट आया था उसमें जो है ये कहा गया कि भाई 60 लाख रोजगार, नए रोजगार के लिए हम लोग जो है प्रावधान किया गया है। अभी तक कोई आंकड़ा सरकारी नहीं है कि जो पिछला बजट हुआ था उससे उसका क्या आउटपुट आया। और जो आप कह रहे हैं कि रूरल, एक तो रूरल क्षेत्र में जिस स्कीम की बात है, कहने को तो एमएसएमई में भी ये कह रहे हैं कि इन्होंने दिया, इन्होंने 9,000 करोड़ का जो है कॉर्पस बनाया। लेकिन सोचने की बात यह है कि असल में जो वो लाभ मिलता है वो किसको मिलता है? वो मिलता है जो रजिस्टर्ड होते हैं। और आप भी जानते हैं कि एमएसएमई के क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं, ये आंकड़ा है कि 1% ही उसमें से रजिस्टर्ड है। तो सिर्फ कॉर्पस बना, सिर्फ उसका अनाउंस करना और एक उसको पैकेजिंग करके जुमला बना देना काफी नहीं है। उसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होनी चाहिए। तो जो हम लोग दूसरी बात जो कह रहे थे कि एक न्यूनतम आय पर कम से कम रोजगार की गारंटी हो सभी लोगों के लिए, वो तो दूर, उल्टा क्या हुआ कि जो जिसकी पहले से गारंटी थी, जिसका जिक्र अभी जोशी साहब ने किया था, मनरेगा का, उसमें उल्टा बजट कट हो गया। और ये कहना कि उसमें डिमांड कम हुआ है, ये तो जो है असत्य है, ये बात ठीक नहीं। लेकिन प्रशांत जी, यहाँ ध्यान देने वाली है कि जब कोरोना काल था तो कई सारे लोग गांवों की तरफ लौट गए थे शहर छोड़कर, जिसके बाद मनरेगा की डिमांड बढ़ी थी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। क्या आप अग्री करेंगे? और यहाँ पर आनंद प्रधान जी को भी मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। आप अपना एक छोटा सा कॉमेंट दे दें, फिर आनंद प्रधान जी से मैं पूछूंगा। नहीं, मुझे तो लगता है जैसे आप ठीक कह रहे हैं, उससे तो डिमांड बढ़ी है, तो डिमांड बढ़ी है तो उसके हिसाब से फंड बढ़ना चाहिए। नहीं, पिछले सालों में बढ़ा, अब इस साल क्योंकि लोग वापस लौट आए हैं
हमने कल इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा कि इकोनॉमी रिकवरी की ओर है, मतलब जो लोग वापस लौट गए थे अपने घरों में, अपने गाँव में, वो शहरों की तरफ आ गए फिर से माइग्रेट होकर, और उसका असर शायद मनरेगा की डिमांड में भी देखने को मिला है। एक तो ये जो है ये बड़ा दुखद है कि ये कह देना अपने आप में कि जो कोरोना का असर था वो खत्म हो गया है और हम लोग उभर चुके हैं, ये सरकार कह रही है। हाँ, सरकार कह रही है, तो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब है, यही मैंने जो शुरुआती ओपनिंग कमेंट में मैंने आपको कहा था कि जो किसी भी समस्या के समाधान के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप उसको एक्नॉलेज कीजिए। इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन्होंने बेरोजगारी को कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया। आपने पूरे बजट भाषण में कहीं बेरोजगारी शब्द नहीं सुना होगा, तो ये सबसे बड़ा दुखद है। तो ये कह देना, मैं तो इस बात को कतई नहीं मानता, और मुझे लगता है कि और भी जो हमारे विद्वान साथी बैठे, कोई ये नहीं मानेंगे कि जो कोरोना का असर था वो पूरी तरह से हम उससे उभर चुके हैं। चलिए, मैं एक लाइन बस छोटा सा अगर आप इसमें मैं बिल्कुल। क्योंकि जब भी एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो ये घूम फिर के जो बात आती है कि भाई ये बोनस जो है वो चला जाता है उसी अनएम्प्लॉयड पर्सन पे, एस्पायरेंट पे, कि भाई आप ही जो है अनएम्प्लॉयबल हैं। अब अभी जैसे एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने समाधान के तौर पे हमने एक स्किल डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे और उसमें पैसा हमने एलोकेट किया है। दूसरी तरफ आप ही के जो बनाई हुई संस्था से जो लोग पास हो रहे हैं, लगभग हर साल 15 लाख इंजीनियर पास होते हैं। वो कहाँ से पास हो रहे हैं? वो भारत सरकार जी AICTE से अप्रूव्ड है ना, वहां से पास है, उनको नौकरी आप नहीं दे पा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं हमने एक नया इंस्टीट्यूट बनाया है, इसका मतलब आप फिर से बेवकूफ बना रहे हैं। इसका मतलब ये है, देखिए, अंधाधुंध तरीके से सिर्फ बजट के दिन ये याद सोचेंगे कि फरवरी आ गया, अब मुझे ये सोचना है कि रोजगार के लिए क्या बोलना है, तो हमेशा हम यही करते रहेंगे। हमें ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये सबसे बड़ा इशू है और इसको कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्किल देना है तो स्किल क्या देना है? स्किल के नाम पे बहुत सारे ऐसे हमारे जानने वाले लोग हैं जो स्किल का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वो MS एक्सेल सिखा रहे हैं बच्चे को, वो कुछ भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे आज से नहीं चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, आज से नहीं है, बहुत सालों से। तो पहले मैपिंग कहाँ हो रही है भाई? किस क्षेत्र में कितने रिक्वायरमेंट है, उसकी मैपिंग हो। उसके जो, अगर आप अभी बात कह रहे हैं कि हाँ हमें इसका सामना करना पड़े, तो जब इसके लिए अगर मान लीजिए पत्रकारिता के क्षेत्र में आप इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, तो आप उससे स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट कीजिए, उसके हिसाब से मैपिंग कीजिए कि आने वाले कितने सालों में मुझे कितने प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी और अकॉर्डिंगली ट्रेन कीजिए। आंख बंद करके ट्रेन नहीं कि जब आया तो जैसे पहले होता था ना कि जैसे बजट आया तो नई ट्रेन, पूर्वांचल की ट्रेन की घोषणा कर दो, उसी तरह आजकल घोषणा हो जा रहा है कि भाई स्किल के लिए हमने पैसा दे दिया। वैसे स्किल देके नहीं होगा, उसको गंभीरता से सोचना होगा कि भाई किस क्षेत्र में कितने प्रोफेशनल्स की जरूरत है, किस कैटेगरी की, जो गैप की बात करते हैं, हमेशा स्किल गैप की बात करते हैं, स्किल की क्वालिटी की बात करते हैं, उसको समझना होगा।